हमने बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस नाउ। प्रीवियस क्लासेस में हमने डेटा स्ट्रक्चर से लेके लूप्स, कंडीशंस वगैरह सारी कवर की हैं। फंक्शंस भी हमने कुछ एग्जांपल्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। कुछ बेसिक उसकी चीजें हैं, अगर हमने फंक्शंस पहले इस्तेमाल किए हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। फ्यू मॉडिफिकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ पाइथन स्पेसिफिकली, थोड़ा सिंटेक्स वाइज। बज़ाहिर फंक्शन का काम वही है जो हम करते हैं, ठीक है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एग्जाम्पल्स के ऊपर फिर हम गो थ्रू करेंगे। ओके, सो फंक्शंस बेसिकली हमारे पास जो है, फंक्शंस जब भी हम यूज करते हैं, फंक्शंस कह लें, मेथड्स कह लें, जावा में हम टर्म मेथड यूज करते हैं, पाइथन में हम टर्म फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन का बेसिक मतलब ये है दैट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। नो मैटर व्हाट लैंग्वेज यू गो इनटू, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिक उसकी डेफिनेशन में यही आता है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन बनाने की रीजन क्या है? सो दैट वी हैव अ रीयूजेबल कोड, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा कोड होता है जो हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सर्टेन एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये कैलकुलेटर में वो ऑपरेशंस है जो बार बार यूजर परफॉर्म करेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं और एवरी टाइम यूजर वांट्स टू परफॉर्म दिस एक्शन, वो फंक्शन कॉल होता है, तो उससे कोड हमारा रीयूज होता है, तो एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है, वो हम बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इससे हमारा एक मेजर इशू हो जाता है कि हम कोड को कम लिखते हैं और वो बार बार रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसे सेकंड कोड को ऑर्गेनाइज करने में हमें हेल्प देता है। अगेन ये इसके फिर साइड एडवांटेजेस हैं कि कोड व्हेन यू राइट इट इनसाइड फंक्शंस बिकम्स मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। लेकिन प्राइमरीली ब्लॉक ऑफ कोड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, प्राइमरीली यूज्ड फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ताकि वो ऑपरेशंस जो मुझे बार बार करने हैं, तो मुझे बार बार कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं एक दफा फंक्शन बना लूं, फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस अभी तक हम इस्तेमाल करते आए हैं वेरियस डिफरेंट एग्जांपल्स में जो बिल्ट इन हैं। तो अब हम थोड़ा और फोकस करेंगे कि हम अपना फंक्शन कैसे बनाएं, उसमें इंस्ट्रक्शंस हम कैसे डालें, ठीक है। टिपिकली पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन, ठीक। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जावा और सी प्लस प्लस, तो जावा और सी प्लस प्लस में क्या होता है कि हम जब भी फंक्शन बनाते हैं तो हमें रिटर्न टाइप देना लाजमी है, जिसमें हम या तो वॉइड देते हैं या डेटा टाइप स्पेसिफाई की जाती है। फिर फंक्शन का नेम एज इट इज आता है, पैरामीटर आता है, और फिर हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस हुआ, जावा हुआ, इन दोज लैंग्वेजेस जब हम लफ्ज यूज करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, तो ब्लॉक ऑफ कोड का हमेशा मतलब करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जावा में ब्लॉक को हमेशा हम ब्रैकेट से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पाइथन में हम ऑलरेडी पढ़कर आए कि ब्लॉक हमेशा इंडेंटेशन से रिप्रेजेंट होता है, तो वो पहली चीज यहां पे वो खत्म हुई। दूसरा, जावा में हमने कहा रिटर्न टाइप आता है, पाइथन के अंदर देयर इज नो रिटर्न टाइप, इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज अ वर्ड डेफ फॉर डेफिनेशन, डिफाइनिंग अ फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे टर्म हम यूज कर रहे हैं डिफाइनिंग अ फंक्शन, विच बेसिकली मीन्स कि आप एक फंक्शन बनाने जा रहे हो। अब यहां पर रिटर्न टाइप नहीं आ रही, रिटर्न टाइप ना आने की मेन वजह क्या हुई? रिटर्न टाइप ना देने की एक वजह क्या हो सकती है? हाँ, क्योंकि रिटर्न टाइप टैग करता है कि हमने डेटा को रिटर्न कौन से टाइप में करना है। क्योंकि पाइथन के अंदर हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, वो इम्प्लिसिटली खुद असाइन कर लेता है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप बताने की भी जरूरत नहीं कि मैं किस टाइप का जवाब आएगा। रिटर्न मौजूद है, आगे एग्जांपल्स में आएगा, लेकिन हमें रिटर्न टाइप बताने की फंक्शन डेफिनेशन में नौबत नहीं आती, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे वॉइड भी नहीं लिखते, ना इंटीजर, बाइट, शॉर्ट फॉर जो टाइप ऑफ डेटा हम स्पेसिफाई नहीं करते, बिकॉज इन पाइथन डेटा को हम इम्प्लिसिटली वैसे असाइन कर रहे हैं, वेरिएबल्स हमारे पास इम्प्लिसिटली क्रिएट हो रहे हैं, उसकी टाइप्स इम्प्लिसिटली खुद ब खुद ऑटोमेटिकली असाइन हो रही है, तो हमें टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ रही तो रिटर्न टाइप देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न टाइप का प्राइमरीली मकसद ये कि डेटा को रिटर्न किस फॉर्म में किया जा रहा है, तो वो तो वैसे इंटरनली कर रहा है, तो टाइप बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए फिर टू मेक थिंग्स मोर अंडरस्टैंडेबल इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन,
they have used a word def. ठीक है, ये def बताने का बेसिकली मतलब ये हुआ, ताकि अब मुझे पता चलेगा कि जहां कहीं भी मैं वर्ड def यूज करूंगा, बेसिकली आई एम क्रिएटिंग माय ओन कस्टम फंक्शन. अब मैं अपना कस्टम फंक्शन बना रहा हूं. ठीक, फंक्शन नेम follows the same rules as variable names. ठीक, as function names. आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्लासेस पढ़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट वहां पर. मींस जो नाम आप दोगे वो नाम के रूल्स प्राइमरीली वही है जो हम बाकी वेरिएबल्स के साथ भी लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के रूल कौन कौन से हैं? कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, भूल गए? ठीक, स्पेस नहीं आना चाहिए. A variable name must be a single word. It must not contain spaces. उसमें अंडरस्कोर आ सकता है लेकिन आप उसमें स्पेस नहीं दे सकते. दूसरा, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आते. एट द रेट, डॉलर, हैश, ये आप वेरिएबल नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वही आप फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते. दूसरा, रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स जो हैं वो आप एज अ फंक्शन नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वही आप वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो ये स्टैंडर्ड रूल्स है हमारे पास. वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ नेम, अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट से, कैरेक्टर से, नॉट अ नंबर. सेम गोज विद अ वेरिएबल फंक्शन एज वेल. तो जब हम फंक्शन बनाते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे. पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए, फिर दूसरा तीसरा हो सकता है, कोई मसला नहीं, वो नंबर हो सकता है. स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स या रिजर्व कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, एक्सवाइज. ब्रैकेट स्टार्ट में हम पैरामीटर्स देते हैं. एक पैरामीटर आ सकता है, एक से ज्यादा पैरामीटर आ सकता है, कॉमा सेपरेटेड. अब दूसरा, बिकॉज देयर इज नो ब्लॉक हियर, ब्लॉक से मतलब कर्ली ब्रैकेट्स, तो हमें पता है कि हम इसमें कॉलन यूज करते हैं. ठीक, तो हम यहाँ पे कॉलन यूज कर रहे हैं. ये कॉलन वही है जो इफ के ब्लॉक के लिए भी यूज किया था, लूप के ब्लॉक के लिए भी इस्तेमाल किया था. अब फंक्शन के ब्लॉक को इंडिकेट करने के लिए भी कॉलन का इस्तेमाल होगा. फिर इंडेंटेशन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आया. पाइथन में इंडेंटेशन के ऊपर हम हर बात करते आ रहे हैं क्योंकि मैंने कहा यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट उसका होता है. पाइथन प्रोग्रामिंग का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये रहता है. तो अब ब्लॉक इंडिकेट करने के लिए यहां पे कॉलन दिया हमने और फिर यहां पे इंडेंटेशन दे दी. एटलीस्ट वन स्पेस की इंडेंटेशन होना लाजमी है, तभी पाइथन इस स्टेटमेंट को उस फंक्शन का हिस्सा मानेगा. जो लाइन इस इंडेंटेशन से पहले हो गई, बाहर आ गई, वो उसका हिस्सा खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ फंक्शन. वी यूज डेफ वर्ड, फंक्शन नेम, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स इफ नीडेड डिपेंडिंग ऑन योर लॉजिक, कॉलन देके नीचे फिर इंडेंटेशन देके नेक्स्ट लाइन आती है. ये फंक्शन हुआ ब्लॉक ऑफ कोड और अ स्पेसिफिक कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क. फंक्शन की डेफिनेशन ये हुई, जो मखसूस काम कर रहा होगा. फंक्शन क्रिएट करने के लिए अगेन वही चीज, हम डेफ लिखेंगे, फंक्शन का नेम दिया, अगर आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर्स हैं तो ठीक है, वरना हम नहीं देते. फिर कॉलन दिया, स्पेस देके जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट कराना चाहो वो प्रिंट करा देंगे. फिर नेक्स्ट लाइन में हम फंक्शन को कॉल करते हैं. अब यहां पे दो चीजें हमारे पास हुई. व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद फंक्शंस, हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन. ठीक है, इसको हम कहते हैं कि यार ये मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन की है, मींस फंक्शन को डिक्लेयर किया है, अभी इस्तेमाल नहीं किया. इस चीज को हम कहते हैं फंक्शन कॉल. कॉल का मतलब अब मैं फंक्शन को पुकार रहा हूं, अब मैं फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा हूं. चाहे जावा हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, सी शार्प में चले जाएं, एवरी प्रोग्रामिंग हैज दिस स्टैंडर्ड लॉजिक. Whenever we talk about functions, they basically follow the standard logic that you define a block of code that performs a task. It will have a name, parenthesis आना लाजमी है, ब्लॉक आएगा जिसमें हम कोड देते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर तमाम प्रोग्रामिंग में सेम है. फिर जो बेसिक उसका क्रिएशन का प्रोसेस है, उसमें दो चीजें आती हैं. एक फंक्शन डिक्लेरेशन, कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट होगा तब कौन सा काम करेगा. तो ये डिक्लेरेशन पार्ट बन गई. अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, अभी इस वक्त कोड विल नॉट डू एनीथिंग अंटिल यू कॉल दैट फंक्शन. ये वाला जो कॉल है ये एक्चुअली आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, व्हेन वी कॉल द फंक्शन एट दैट टाइम योर कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो इसके दो हिस्से हमारे पास आ गए, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल. फंक्शन को डिक्लेयर हम एक दफा करते हैं, फंक्शन को कॉल हम 100 दफा कर सकते हैं. इसीलिए हमने कहा रीयूजेबल कोड. रीजन ऑफ क्रिएटिंग फंक्शंस सो दैट वी हैव अ रीयूजेबल कोड.
बाय रीयूजेबल कोड मींस एक दफा आप डिक्लेयर कर दो, अब उसको बार बार आप कॉल कर सकते हो। तो हो सकता है कि मेरे फंक्शन के अंदर 100 लाइनें हों, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, ठीक, तो वो 100 लाइनें मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ उस फंक्शन का नाम लेके उस 100 लाइनों को बार बार एग्जीक्यूट करा सकता हूं। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें फंक्शन का नाम पुकारना पड़ेगा, जिसको हम फंक्शन कॉल कहते हैं। जितनी दफा आप कॉल करोगे उतनी दफा उस फंक्शन की बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होगी। डिक्लेयर एक दफा होगा, कॉल आप बार बार करोगे, ठीक है, दैट्स द लॉजिक। इसी तर्ज पे फंक्शन के जितने भी पाइथन के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो बनाए गए हैं। एक दफा हजरत अंग्रेज ने फंक्शन बना दिया, वो मखसूस काम कर रहा है। अब हमारा काम क्या है, उसको बार बार बस कॉल करना, हमें कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। एवरी फंक्शन, अगेन ये स्टैंडर्ड बेसिक्स हैं, अगर हम अगेन जावा पढ़कर आए, सी प्लस प्लस में पढ़कर आए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जस्ट फॉर अ रिविजन से एक बेसिक चीजों को हम दोबारा लेके चल रहे हैं पाइथन की नजर से, बाकी कॉन्सेप्ट्स वही हैं। आर्ग्यूमेंट्स हम कहते हैं वो पैरामीटर्स जो हम फंक्शन को देते हैं। रिमेंबर, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो इसका एक तीसरा हिस्सा आ जाता है कि जब ये फंक्शन में एग्जीक्यूट करूं, हो सकता है कि मुझे उसको कुछ डेटा देना पड़े कि यार इस डेटा के ऊपर तुमने अपना काम करना है, ठीक है। हम फंक्शन की अब ये डिक्लेरेशन में बता देंगे। डिक्लेरेशन में बताने का मकसद ये हुआ कि अब मैंने फंक्शन को बाउंड कर दिया कि भाई जितनी दफा मैंने तुझे पुकारना है, मैं तुम्हें कोई ना कोई डेटा दूंगा, उस डेटा के ऊपर ही तुमने काम करना है। अगर डेटा नहीं मिला, फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डेटा है जो हम फंक्शन को देते हैं ताकि इसके ऊपर काम करो, ठीक है। तो ये हम देते हैं बाय गिविंग विद इन दिस राउंड ब्रैकेट्स। विद इन द राउंड ब्रैकेट्स हम पैरामीटर्स पास करते हैं। अब बिकॉज अगेन फंक्शन हैज नो डेटा टाइप एक्सप्रेसिवली नीडेड, दैट्स वाई यहां भी हम डेटा टाइप नहीं बताते। अगर ये जावा है तो जावा में हम डेटा टाइप बताते हैं पैरामीटर्स के अंदर, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, इंटीजर नेम, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज, स्ट्रिंग ईमेल वगैरह वगैरह। तो जितने मैं पैरामीटर्स देता हूं वहां पे डेटा टाइप हमें देनी पड़ती है। यहां पे क्योंकि डेटा टाइप ऑटोमेटिकली हैंडल होती है, इंप्लिसिटली हो रही है, तो हम सिर्फ वेरिएबल का नाम दे देंगे, फिर उस वेरिएबल के ऊपर मैं जो भी ऑपरेशन चाहे परफॉर्म कर सकता हूं। अब ये वेरिएबल मेरे इस फंक्शन की बॉडी के अंदर भी विजिबल होगा, और ये वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही विजिबल होगा। इसको हम समटाइम्स कहते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल का मतलब ये कि ये अब सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है, बॉडी से बाहर ये वेरिएबल इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया, ये मेरे पास फंक्शन डिक्लेरेशन आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि अब डिक्लेयर करते वक्त मैंने उसको बता दिया कि यार जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उस वक्त ये फंक्शन को मुझे कोई डेटा देना होगा। तो एग्जीक्यूट हमें पता है कि हम फंक्शन को कॉल करते वक्त करते हैं, तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे उसको कोई ना कोई पैरामीटर यहां पे पास करना लाजमी। अगर पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये एरर दे देगा कि यार आपने जो फंक्शन डिक्लेयर किया था उसके डिक्लेरेशन में सिंटेक्स में आपने बताया कि भाईजान को कोई डेटा चाहिए, बगैर डेटा के में फंक्शन नहीं चलेगा। तो अगर आपने यहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो ये एरर दे देगा। हेंस हम उसको आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे ये वाला डेटा अब इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा और फिर वो वैल्यू प्रिंट करेगा। सिंपल एज दैट। अब क्योंकि हमने ये कह चुके हैं कि a function can be declared once but executed multiple times, उसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक। तो हर दफे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे हम उसको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। एवरी टाइम वी एग्जीक्यूट अ फंक्शन हम उसको मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स का मतलब यह हुआ कि एवरी टाइम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसको कुछ नया डेटा मिल रहा है। एवरी टाइम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसको नया डेटा मिल रहा है, वो नए डेटा के ऊपर काम करेगा। तो अगेन वही कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। ये सेम कोड है, अगर डेटा दूसरा दोगे तो आउटपुट दूसरा आएगा। एवरी टाइम यू गिव अ डिफरेंट डेटा उसके हिसाब से वो आउटपुट चेंज कर रहा है। बात समझ आई? तो आर्ग्यूमेंट्स का बेसिक लॉजिक हमारे पास है, कोड वही है, आर्ग्यूमेंट देते हैं, उस आर्ग्यूमेंट पे काम करता है। ऐड का फंक्शन बनाओगे, ऐड में आप 2 + 2 करोगे तो 2 2 करेगा, 2 + 3 करोगे तो 2 + 3 को प्लस करेगा। फंक्शन वही होगा, काम वही होगा, बेस्ड ऑन जो वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा।
तो वो एक दफा कॉल करें, दो दफा कॉल करें, तीन दफा करें, चार दफा करें, आपकी मर्जी। क्योंकि मैंने आर्गुमेंट दिया हुआ है तो मुझे हर दफे कोई ना कोई आर्गुमेंट देना लाजमी है। जो मैं आर्गुमेंट दूंगा वो उसके ऊपर ओवरराइड करके उसको प्रिंट कर देगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी फंक्शन कॉल सेपरेट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। अहमद के लिए फंक्शन अलग एग्जीक्यूट हुआ, अकबर के लिए वही कोड है पर वो अलग एग्जीक्यूट हुआ। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, इन दोनों एग्जीक्यूशंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अकबर वाले को नहीं पता कि अहमद वाला भी बॉडी एग्जीक्यूट हुई है, अहमद वाले को नहीं पता कि अहद वाली बॉडी एग्जीक्यूट हुई है। ये एक और चीज रखने कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंट है। तीन दफा कॉल किया, तीन दफा फंक्शन इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हुआ, तीनों दफा के हिसाब से उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहा। ठीक, तीन दफा अलग अलग मेमोरी में फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, कोई डेटा आपस में शेयरिंग फिलहाल हमने नहीं की है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक, अब आ जाते हैं एक और कॉमन टर्म है, ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है, सर हम टर्म यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट की या पैरामीटर की। आर्ग्यूमेंट क्या चीज है, पैरामीटर क्या चीज है? ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं कि भाई पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट बेसिकली मेरे नजदीक भी एक ही चीज है। टेक्निकली मींस सम डेटा बीइंग पास टू अ फंक्शन। टेक्निकली इसको देखा जाए तो हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि वो चीज जो आपने फंक्शन की पैरेंथेसिस में बता दी। ठीक है, सॉरी, पैरामीटर, वो पैरामीटर एक ऐसी चीज है जो फंक्शन की डेफिनेशन में, डिक्लेरेशन में हम देते हैं, तो जब वहां पे दिया तो उसको लफ्ज पैरामीटर कहा गया है। जब उसको डेटा पास करके दिया जाता है तो वो डेटा को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। लेकिन इंटरचेंजेबली ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स कहीं कहीं पे ये चीज एज ए डेफिनेशन वाइज पूछी भी जाती है, या कहीं कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कि यार हम आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं या पैरामीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकली बात एक ही है, सिर्फ वो ये कान को यूं पकड़ा या वो पकड़ने की कहानी है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर करें। कहीं पे मेरे मुंह से आर्ग्यूमेंट निकल रहा होगा, कहीं पे मेरे मुंह से पैरामीटर निकल रहा होगा, बात एक ही है। दोनों का बेसिक मतलब ये कि फंक्शन को हम डेटा दे रहे हैं, तो जो डिक्लेरेशन के वक्त हमने दिया उसको हम पैरामीटर कह रहे हैं, जो कॉलिंग के वक्त डेटा दिया उसको हम आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, बस। लेकिन आप दोनों इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एक फंक्शन को आप एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। कॉमा सेपरेटेड का मतलब ये कि हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट आया, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट आया, सेपरेटेड बाय कॉमा। इसी तरह से जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स चाहे एक फंक्शन को दे सकते हो। ठीक, मींस एक फंक्शन कैन टेक एज मेनी आर्ग्यूमेंट्स एज नेसेसरी। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि डेटा टाइप नहीं है तो हम डेटा टाइप नहीं डिफाइन करते, सिर्फ ना वेरिएबल के तौर पे नाम यूज कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें ख्याल थोड़ा सा ये रखना लाजमी है कि अगर मैंने इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स बताए हैं तो जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा, कॉलिंग के वक्त भी मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स देना लाजमी है। वरना अगर आपने एक ही दिया तो ये एरर जनरेट कर देगा। अगर एक ही दिया तो ये एरर जनरेट करेगा कि नहीं यार आपने डिक्लेरेशन में कहा है कि मुझे दो चीजें चाहिए। तो डिक्लेरेशन इज अ वेरी स्ट्रिक्ट सिंटेक्स दैट वी डिफाइन आवरसेल्फ। फंक्शन डिक्लेरेशन इज अ वेरी स्ट्रिक्ट सिंटेक्स दैट वी डिफाइन आवरसेल्फ, कि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उसको मुझे दो आर्गुमेंट देने, तो दो ही लेगा, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, फिक्स्ड बाटा रेट है। ठीक, तो हमने इसको कह दिया भाईजान ये एक आर्गुमेंट आया, ये दूसरा आर्गुमेंट आया, तो ये दो आर्गुमेंट इसको देंगे तो चलेगा। तो इस चीज का, और ये कॉमन एरर है जो हमारे पास अक्सर हम लोग कर बैठते हैं कि फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डिक्लेरेशन में हम एक या दो आर्गुमेंट देते हैं। खैर, जब हम प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग करते हैं ना, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग का शायद सुना हुआ होगा। उसमें ये होता है कि सेम मेथड नेम होगा लेकिन आर्गुमेंट्स हम डिफरेंट करते हैं। ठीक, उसके अंदर फिर हम यही करते हैं कि यार अगर एक मेथड है तो हो सकता है यूजर एक आर्गुमेंट दे रहा हो सकता है दो दे रहा हो सकता है तीन दे रहा हो, तो हम उसकी डेफिनेशन अलग कर लेते हैं। ठीक है, बहरहाल, और प्लस ये फिर मैं आगे इसमें पाइथन में एक फीचर दिया हुआ है, स्टेरिक लगा देते हैं। आप स्टेरिक लगा दो, जितने भी आर्गुमेंट्स आए मैं पास करता जाऊंगा। ये क्लासेस पॉलीमॉर्फिज्म पे जाए तो फिर हम बात उस पर करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे सिर्फ एक चीज का फिलहाल पॉइंट ये रखना है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर करता है। दो आर्गुमेंट्स डिक्लेरेशन में दिए तो कॉलिंग के वक्त भी दो आर्गुमेंट होना लाजमी है, कम या ज्यादा किए एरर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और चीज हमारे पास आ जाती है कीवर्ड आर्गुमेंट इटसेल्फ की, कीवर्ड आर्गुमेंट की। अब ये वो चीज है जो जावा में नहीं होती है,
शायद नए वर्जन्स में इंट्रोड्यूस की भी हो, जो मेरे जहन में जावा है उसमें मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। ठीक, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब ये कि आपने फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन का नाम दिया, उसको आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3 दिया और इसको आपने सिंपली स्ट्रिंग बॉडी दे दी। यहां तक तो रूल वही स्टैंडर्ड फंक्शन डिक्लेरेशन का है, कोई आपने तब्दीली नहीं की। मजा आता है जब आप फंक्शन को कॉल करने बैठे। अब जब मैं कॉल करने बैठा तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि यार चाइल्ड 1 जो है उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, चाइल्ड 2 जो है उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, चाइल्ड 3 जो है उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए। ये चाइल्ड 1 क्या रहा, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। अब दोबारा से इसके पैरामीटर्स को रीड करूं, मैंने जो सीक्वेंस रखी थी वो हमने चेंज कर दी। यहां पे पहले चाइल्ड 3 था, फिर चाइल्ड 2 था, फिर चाइल्ड 1 था। अगेन वेरिएबल नेम से हम कोई भी दे सकते हैं, यहां पे सीक्वेंस इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये रखता है कि मैं डेटा को अगर स्विच कर दूं, इशू ये है कि मैं डेटा को स्विच कर दूं। ठीक है, तो डेटा को हम स्विच भी फिर वैसे नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर सकते, क्योंकि हम आर्गुमेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3 आर्गुमेंट दिए, अगर आप कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हो तो जो पहला आर्गुमेंट होगा वो पहले वाले उसके असाइन होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली दूसरे को असाइन होगा, तीसरा ऑटोमेटिकली तीसरे को असाइन होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ये चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 को सीक्वेंस पे जा रहे हो, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो जब फंक्शन कॉल होगा उसमें जो पहला आर्गुमेंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अली कर दिया तो अली हमेशा चाइल्ड 3 पे जाएगा, फिर कॉमा मैंने दूसरा दे दिया फॉर एग्जाम्पल अहमद, ठीक है, तो ये अहमद हमेशा 2 पे जाएगा। फिर तीसरा मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल अहद, ठीक है, तो ये तीसरा हमेशा इस वाले चाइल्ड 1 पे जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये जो सीक्वेंस आपने रखी है, आर्ग्यूमेंट भी हम इसी सीक्वेंस में देते हैं और वो उसी सीक्वेंस में वेरिएबल को असाइन करेगा। ये स्टैंडर्ड रूल है एवरी प्रोग्रामिंग का। पाइथन में, सी प्लस प्लस में, जावा में, सी शार्प अगर आप कर रहे हो, सी शार्प और जावा 99% सेम तकरीबन बन जाती है, थोड़ा बहुत उन्होंने ना ऐसे ही हवाई तौर पे चेंज किया। तो सी शार्प में भी वही लॉजिक है, लेकिन वहां पे अब ये पाइथन में एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है कि अगर आप ऐसे कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि नहीं वेरिएबल को मैं अपनी मर्जी से डेटा दूं, सीक्वेंस के बगैर, मैं सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना चाह रहा। इस वक्त बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस फॉलो होती है, जो पहला आर्गुमेंट है हमेशा पहले वाले को असाइन होगा, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी नाम लिखा हो, नाम तो कोई भी हो सकता है। तो दूसरा आर्गुमेंट हमेशा दूसरे वाले को जाएगा, नाम कोई भी हो सकता है, तीसरा वाला तीसरे को जाएगा, काम। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करती है। लेकिन आप इस सीक्वेंस को तब्दील कर सकते हो। जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो अब आप मैन्युअली बता रहे हो कि यार जो चाइल्ड 1 वाला डेटा है ना, जो उसूलन मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पे था, पर डेटा बताते मैंने उसको पहले बता दिया और मैं उसको वो वेरिएबल नेम डायरेक्टली खुद भी यूज कर लिया, चाइल्ड 1 इज इक्वल्स टू अहमद। तो अब ये जो डेटा है ना अहमद, वो जाके चाइल्ड 1 को असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अहमद वाला डेटा है ना, ये अहमद वाला चाइल्ड 1 वाला डेटा इस चाइल्ड 1 को जाके असाइन होगा। इसी तरह से चाइल्ड 2 वाला डेटा जाके चाइल्ड 2 को असाइन होगा, चाइल्ड 3 वाला चाइल्ड 3 को। तो सीक्वेंस भी चेंज कर दी, क्योंकि अब हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है डिक्लेरेशन में, उसको कौन से वेरिएबल को कौन सी वैल्यू देनी है। इस चीज को हम कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। हमने कीवर्ड से जो आर्ग्यूमेंट का नाम दिया था उससे पुकार कर जबरदस्ती बता रहे कि नहीं, ये डेटा इसी ही आर्ग्यूमेंट को जाना चाहिए, ये डेटा इसी आर्ग्यूमेंट को जाना चाहिए, ये डेटा इसी आर्ग्यूमेंट को जाना चाहिए। ये चीज पाइथन ने इंट्रोड्यूस की हुई है। ये बात थोड़ी समझ में आई? ठीक है, जितने मैंने एग्जांपल्स आगे भी रखे हुए हैं उसमें हम डिफॉल्ट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जितने प्रोग्रामिंग हम किए हुए हैं, मेरे आगे के एग्जांपल्स में एक्चुअली मैंने ये डिफॉल्ट वाला ही स्ट्रक्चर फॉलो किया कि जो पहला आर्ग्यूमेंट वो पहले को जाएगा, दूसरा दूसरे को जाएगा, तीसरा तीसरे को जाएगा। समहाउ जिंदगी आसान रहती है। स्पेशली हम लोग पुराने दौर के जो ओल्ड स्कूल प्रोग्रामर्स हैं, हमारे जहन में ये सीक्वेंस चल रहा है जावा सी प्लस प्लस का। पाइथन में ये सीक्वेंस चेंज करने का तरीका दिया हुआ है। हो सकता है लेटेस्ट एग्जांपल्स में कहीं पे हमें इस तरह से फंक्शन कॉलिंग की डेफिनेशन मिले। ठीक है, तो अगर इस तरह से मिल रही है तो कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे मटेरियल्स के अंदर आजकल ये चीज की जा रही है कि आप वेरिएबल का कीवर्ड डायरेक्टली बता के वैल्यू असाइन करो। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाते हैं, एक और चीज असाइन की जाती है इसमें, डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर का। डिफॉल्ट पैरामीटर का ये है कि खुदा ना खास्ता, जैसे अभी मैंने कहा ओवरराइडिंग वाला, सॉरी ओवरलोडिंग वाला,
तो अगर आप पैरामीटर नहीं दे रहे, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको मैंने कहा कंट्री एक पैरामीटर है, और हम चाह रहे हैं कि अगर यूजर इसको ना दें, ओवरलोडिंग वाली कॉन्सेप्ट में, ठीक है, वही मैंने कहा कि अभी हम आते हैं, तो ओवरलोडिंग वाले कॉन्सेप्ट में एक और चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है जिसको उन्होंने कहा डिफॉल्ट वैल्यू। हालांकि ये प्योर ओवरलोडिंग नहीं है बाय द वे, ये ओवरलोडिंग नहीं है अभी, हाँ, ये इन्होंने एक और डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट करके डेटा डाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक पैरामीटर मुझे चाहिए कंट्री करके, उसूलन तो मैं सिर्फ कंट्री करके ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा देता हूं, लेकिन पाइथन ने एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी, डिफॉल्ट की। डिफॉल्ट का मतलब यह हुआ कि आप वेरिएबल बताओ, डिक्लेरेशन के वक्त ही इज इक्वल्स टू उसकी एक वैल्यू भी दे दो, वही फंक्शन डिक्लेरेशन में। ये जावा में भी नहीं होता, सी शार्प में भी नहीं है, क्योंकि सी शार्प जावा से चलती आई है। जावा स्क्रिप्ट में भी मेरे नजदीक कभी ये गुजरी नहीं है इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली डू कीप इन माइंड, वर्जन्स चेंज होते रहते हैं तो कोड मॉडिफाई होता रहता है। जावा का जो मेरे पास वर्जन 7, 8 हम यूज करते आए हैं, बहुत लेटेस्ट आई थिंक 11 या 13 है शायद, हो सकता है उसमें आया हो, लेटेस्ट की मैंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी है। लेकिन पाइथन में ये चीज दी हुई है कि अगर आप फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त जो पैरामीटर बता रहे हो उसी वक्त उसकी वैल्यू भी दे दो ब्रैकेट्स के अंदर ही, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर होती है। हेंस अगर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं और मैंने इसको वैल्यू दी, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगी। अगर मैंने वैल्यू दी तो वो वैल्यू इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कोई वैल्यू ना दी तो अब मेरे पास वो डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा। तो अगर आप डिफॉल्ट रखना चाह रहे हो कि अगर यूजर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा तो उसके नतीजे में कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाए, तो उसके लिए फिर हम डिक्लेरेशन के वक्त ही पैरेंथेसिस के अंदर ही एक वैल्यू बता देते हैं, कंट्री इज इक्वल्स टू, या जो भी पैरामीटर के डिफॉल्ट वैल्यू आप रख रहे हो। तो इससे ऑन द सेफ साइड हमारे पास वो थोड़ा ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आया था कि फंक्शन नेम वही है, अगर यूजर वैल्यू दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैल्यू नहीं दे रहा तो मेरी डिफॉल्ट वाली वैल्यू उठा लो। ये मैं तमाम पैरामीटर के साथ कर सकता हूं, ये मैं तमाम पैरामीटर के साथ सेम चीज हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। इसी तरह से एक और हमारे पास आ जाती है पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप तो है ही है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं, सिंगल वैल्यू है, तो हम लिस्ट एज अ डेटा टाइप, एज अ डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे पूरी की पूरी लिस्ट भी आर्ग्यूमेंट को दे सकते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो सेट्स हो, चाहे वो ट्यूपल्स हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, तमाम डेटा स्ट्रक्चर इस पे एप्लीकेबल है। सेम तरीके कार से कि आपने एक फंक्शन बनाया, उसको कह दिया फूड, और जब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो आपने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है, वो लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे पास कर दी। तो हेंस अब ये पूरी की पूरी लिस्ट यहां से पास हो जाएगी आपके इस फूड के अंदर। तो ये लिस्ट फ्रूट्स वाली जो थी, हमने एक लिस्ट बनाई, अब ये लिस्ट हो सकती है, सेट हो सकता है, ट्यूपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, एनी डेटा स्ट्रक्चर। इनके अलावा भी अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर आप कस्टम क्रिएट कर रहे हो, एनी डेटा स्ट्रक्चर कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। वो वेरिएबल में फ्रूट्स में जाएगा, यहां से फूड में आया, फिर मैंने फॉर इन लूप यूज करके उसके लूप लिस्ट को ट्रैवर्स किया, ठीक। तो ये कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि लिस्ट में सिर्फ सिंगल डेटा आएगा, हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे मल्टीपल डेटा भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स का थोड़ा यूज समझ में आया, ठीक। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब डेटा पास करना, थोड़ा सा इसमें चीजें उसने अलग की हुई हैं। दो मेन चीज जो है वो कीवर्ड का इस्तेमाल है, या जिसको हम कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट को पुकार के उसके नाम से वैल्यू देना, ठीक है। ये दो चीजें डिफरेंट है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही हर प्रोग्रामिंग में सेम आता है, कोई भी वैल्यू हम आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं रिटर्न टाइप के ऊपर, ठीक। अगेन रिटर्न टाइप इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी यूज इन प्रोग्रामिंग। बेसिकली इसका मतलब यह है कि व्हेन द फंक्शन एग्जीक्यूट्स, व्हेन द फंक्शन परफॉर्म्स इट्स टास्क, उसके नतीजे में जब ये टास्क कर लेगा तो ये मुझे कोई जवाब वापस रिटर्न करेगा। अब तक के तमाम एग्जांपल्स में हम सिर्फ डेटा को कंसोल पे प्रिंट करा रहे थे, जवाब वापस नहीं ले रहे थे। रिटर्न टाइप का मतलब ये कि जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो इस कॉलिंग के नतीजे में ये फंक्शन मुझे कोई ना कोई रिप्लाई वापस देगा, ठीक, कोई ना कोई आंसर देगा।
इसको हम यूज करते हैं विद द वर्ड रिटर्न। ये भी कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। इसका स्पेसिफिक मतलब है कि जैसे ही मैं रिटर्न पर पहुंचूं, वहां से डेटा उठाऊं और जहां से मुझे पुकारा गया था वहां जाके डेटा मैं वापस कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे किसी को कहा कि यार पानी की बोतल है, बाहर जाओ कूलर से रिफिल करके वापस ले आओ मुझे लाके। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, बंदे को मैंने पैरामीटर पास किया, वो पानी को रिफिल किया, टास्क परफॉर्म किया। अब उसको मैंने कहा वापस आओ। तो ये जो वापस आके मुझे देने वाली जो जुमला है, इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। दैट व्हेन यू परफॉर्म योर टास्क, कम बैक और मुझे आके वो चीज वापस करो। ठीक है। दूसरा मैं हो सकता हूं किसी को पानी पीना, मैंने कहा ये लो बॉटल, मेरी जाके पानी पी लो। अब उसको मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बॉटल वापस करनी है कि नहीं करनी। इसका मतलब नो रिटर्न टाइप। मैंने किसी को पैसे दिए, मैंने कहा यार ये लो 500 रुपए, जाके खाना खा लेना। वो वहां पे गया, आर्गुमेंट भी लिया, खाना खा लिया, मुझे नहीं पता खाया नहीं खाया, पैसे कहां किए, फिर सबीलुल्लाह खैरात हो गए। इसको हम कहते हैं नॉर्मल स्टेटमेंट। लेकिन जब उसको मैं कहूं कि यार ये लो 500 रुपए, खाना लेके आओ, साथ में खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब उसको मैं बाउंड कर रहा हूं कि खाना लेके तुमने वापस मेरे पास आना है। तो जब हम उसको फंक्शन बना रहे हैं, उसको दे रहे हैं कि यार गो परफॉर्म योर टास्क एंड देन गिव मी एन रिप्लाई, गिव मी एन आंसर, इस आंसर को हम प्रोग्रामिंग में रिटर्न टाइप कहते हैं। अब इसकी एक और शर्त भी आ जाती है, क्योंकि उसको मैंने कहा है कि तुमने मुझे वापस जवाब देना है, तो जब वो पानी की बोतल लेके वापस आएगा तो मुझे वहां पे उस बोतल को रिसीव करने के लिए खड़ा होना लाजमी है। अगर मैं वहां से शार्ट हो गया तो अब वो आंसर कहां करेगा, अब वो बोतल कहां जाएगी। ठीक, तो वो बोतल ऐसे ही मिसप्लेस हो जाएगी। तो इस चीज पे फिर एरर आ जाता है कि नहीं, आपने कहा था कि सर वापस आके देनी है, तो मैं वापस आया हूं आपको देने के लिए, अब आपने इस चीज को रिसीव करनी है। मैंने किसी को पैसे दिए, खाना लेके वापस आओ, तो वो लेके जब वापस आएगा तो मुझे भी वहां पे उसी इंथुजियाज्म से इंतजार करना है कि यार बिरयानी आ रही है, खा के जाएंगे। सॉरी, मैं ऐसे बंदे को पैसे दूंगा ही नहीं ना जो शार्ट हो जाए। तो रिटर्न टाइप का मतलब ये कि वापस भी आएगा एंड मुझे रिसीव भी करना है, एंड मुझे रिप्लाई रिसीव भी करना है। इसीलिए whenever we specify a return type, this means कि when the function is called, ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के नतीजे में ये एक आंसर देगा जिसको मैंने कैच करा दिया प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। अब इसको मैं चाहूं तो किसी वेरिएबल में सेव करूं, या प्रिंट स्टेटमेंट में सेव करूं, या किसी और फंक्शन के अंदर रखूं, लेकिन मुझे इसको रिसीव करना लाजमी है। तो मैं यहां पे चाहूं तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि यार x इज इक्वल्स टू माय फंक्शन। ठीक है। अब इसका मतलब ये कि ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसको हमने वैल्यू दे दी, जब ये एग्जीक्यूट होगा ये अपना काम परफॉर्म करेगा, उसके बाद मैंने इसको यहां पे आके रिसीव किया। अब जो भी आंसर आएगा वो आंसर x ने रिसीव करना है। तो रिटर्न टाइप की कॉमन मिस्टेक है रिसीविंग ना करना, कैसे एरर हमारे पास आता है। सो व्हेनेवर वी क्रिएट अ फंक्शन, we have to understand that the function needs to be received as well, answer needs to be received as well. Second, क्योंकि ये रिटर्न है, डेटा टाइप बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाइथन भाई खुद ही ऑटोमेटिकली हमें डेटा टाइप दे देते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए सिर्फ डेफिनेशन है, यहां पे टाइप नहीं है। अगर जावा होता तो यहां पे डेटा टाइप लिखना लाजमी है। जावा है, C++ है, C# है, यहां पे डेटा टाइप लिखना लाजमी है। पाइथन में डेटा इंटरनली हैंडल हो रहा है तो रिटर्न टाइप डेटा की लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डेफ लिख के फंक्शन का नाम देते हैं, वो टाइप ऑटोमेटिकली खुद ही हैंडल हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से पास हमने इफ के अंदर भी देखा था, लूप के अंदर भी देखा था, ये पास फंक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल होता है, अगेन जस्ट फॉर टेस्टिंग या डमी या होल्डिंग पर्पस के लिए। अभी हम कोडिंग कर रहे हैं और मैं सिर्फ फंक्शन देख रहा हूं कि यार सही जा रहा है नहीं आ रहा, तो एक एम्प्टी नल स्टेटमेंट के तौर पर हम पास लिख लेते हैं। जब आप इसको कॉल करोगे तो कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं करता, जस्ट एक डमी के तौर पे होता है, जस्ट टू इंश्योर के कोड हो। क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये वाली लाइन लिखी, डेफिनेशन माय फंक्शन कॉलन लगा के छोड़ दिया, तो ये एरर जनरेट कर देगा, ये एरर जनरेट कर देगा कि भाईजान आपने कुछ भी काम नहीं किया। अगर ये जावा होता तो क्योंकि जावा में हम ब्लॉक बनाते हैं, तो जावा का एम्प्टी ब्लॉक अलाउड है, जावा का एम्प्टी ब्लॉक अलाउड है। पाइथन में क्योंकि ब्लॉक नहीं, कॉलन के बाद स्टेटमेंट आना लाजमी है और यहाँ पे सेमीकॉलन भी नहीं है, तो इसीलिए अगर पाइथन में सिर्फ ये लिख दिया तो भाईजान ने एतराज उठाना। इसीलिए फिर हम उसमें पास का एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया हुआ है
इस तरह के एम्प्टी डमी स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? चलें अब चंद एक एग्जांपल्स कर लेते हैं वेरी क्विकली, शॉर्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक आखिरी मेन एग्जांपल होगा जिसमें हमने थोड़ा सा न्यूज एपीआई की वेबसाइट पे जाके न्यूज को पढ़ना है और एचटीएमएल से वेब पेज करना है। तो 10 मिनट और मैं आधा घंटा थोड़ा ले लूंगा। ठीक है, चलें पहला एग्जांपल हमारे पास आया था बीएमआई कैलकुलेटर का। कॉमन एग्जांपल है, बहुत दफा हमने किया हुआ है। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, सिंपल जीयूआई बना रहे हैं। अगेन जीयूआई का एग्जांपल लास्ट क्लास में भी किया था। आई विल ट्राई कि आगे के अब जितने भी एग्जांपल्स हैं हम किसी ना किसी तरीके से आइदर जीयूआई पे या वेब पे जाके एग्जांपल्स को जनरेट कराएं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जीयूआई के लिए हम टिंकर की मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। एज टीके कर दिया। एज टीके का मतलब मैंने उसको निकनेम दे दिया है कि मुझे पूरा टिंकर लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं टीके लिख के काम चलाऊं। ठीक है, सिंपल ये चीज हुई। फिर हमने फंक्शन बनाया डेफ कैलकुलेट बीएमआई ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, और फिर उसके अंदर हमने स्टेटमेंट दे दी। अब यहां पे हम ठीक, अब यहां पे हम दे रहे हैं ट्राई और एक्सेप्ट। इस चीज को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये पहले भी हमने क्लास में डिस्कस किया था शायद। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास इस्तेमाल होती है रन टाइम एरर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करते हैं रन टाइम पे। अगर कोई एरर आ रहा है, कंपाइल करते वक्त नहीं, रन टाइम पे कोई एरर आ रहा है, तो इससे पहले कि मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाए, हम यूजर को एक मैसेज दे देंगे, यार ये आपके सिस्टम में गलत हुआ, फाइल नॉट फाउंड, इंटरनेट नॉट लोडेड, XYZ। जावा में ट्राई और कैच का वर्ड इस्तेमाल होता है। पाइथन ने ट्राई और एक्सेप्ट कर दिया। ट्राई करो, अगर कोड सही है तो बेहतरीन, अगर कोड में कहीं कोई एरर आया तो ये एक्सेप्ट वाली लाइन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कोई एरर आया तो ये एक्सेप्ट वाली लाइन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये प्रीडिफाइंड वेरिएबल है वैल्यू एरर के, कौन सा एरर है, खैर हम उसको फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर करा दिया, तो एक ट्रिंग करके मैसेज बॉक्स आ जाएगा और एरर आ जाएगा कि आपने डेटा गलत दिया, नंबर गलत दिया, वैल्यू गलत आई, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, फाइल नॉट फाउंड वगैरह वगैरह करके हमारे पास मैसेज बॉक्स आ जाएगा। ठीक, हमने कह दिया, अच्छी बात हो गई। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिक हमने यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया। अगेन एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी हमारे पास ट्राई आ जाता है। ठीक है, ट्राई के बाद कॉलन आ गया और फिर इंडेंटेशन के साथ स्टेटमेंट्स आ गए। अब यहां पे मैंने बीएमआई कैलकुलेटर का सिंपली कैलकुलेशन किया। वेट लो, ठीक है, हाइट लो, फिर बीएमआई की प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट पे जाके डिस्प्ले करो। मैं अभी इस पे आता हूं कोड के ऊपर। जीयूआई बनाने के लिए हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, हम बनाएंगे एक विंडो, ये वेरिएबल बनाया, टीके को कहा कि भाईजान तुम ये वाला फंक्शन कॉल करो। अब ये डॉट टीके जो है ना, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो इस टैंकर वाले मॉड्यूल के अंदर हजरत अंग्रेज ने बना के रख दिया। यार जब आप इसको कॉल करोगे तो ये आपके बेसिक विंडो जीयूआई बना देगा। ठीक, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये प्रीडिफाइंड कोड है, रीयूजेबल है। हमने सिर्फ फंक्शन को पुकारेंगे, हमारी मेन जीयूआई विंडो बनकर आ जाएगी। फिर हमने उसको कहा कि इस विंडो का टाइटल दे दो बीएमआई कैलकुलेटर, तो ये हमारे पास टाइटल आ गया। फिर हमने इसमें लेबल ऐड करना है, ये वाला एंटर वेट वाला, तो हमने कह दिया टीके में जाओ, डॉट लेबल बनाओ विंडो के अंदर। तो ये मेन विंडो है, उसका रेफरेंस दिया कि इस लेबल का पेरेंट विंडो कौन सी होगी। रिमेंबर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी विंडोज हो सकती हैं। एक सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हैं उसमें बहुत सारी विंडोज हो सकती हैं, तो इसको बताना पड़ता है कि ये लेबल एक्चुअली मुझे किस विंडो का बनाना है। तो यहां पे हम समझो इस लेबल को इस विंडो का चाइल्ड बना रहे हैं, तो ये मेन विंडो आई, ये उसका चाइल्ड बना, एंटर लेबल, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, हमने टेक्स्ट दे दिया। अब देखो यहां पे टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट दिया, ये भी आर्ग्यूमेंट पास किया। यहां पे एक आर्ग्यूमेंट हमने विंडो का पास किया, जिसके तहत उसको बताया कि यार इस लेबल का पेरेंट कौन होगा। हमने कहा ये वाली विंडो जो अभी अभी हम बनाकर आए। फिर उसको हमने क्या देना है, टाइटल देना है। तो हमने टाइटल देने के लिए क्या यूज किया है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। टाइटल देने के लिए हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज किया और उसको हमने कहा कि यार टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर वेट, कि मुझे नहीं पता कि टेक्स्ट की सीक्वेंस तुम्हारे पास कौन सी है, जो भी सीक्वेंस में हो ये टेक्स्ट है, इज इक्वल्स टू ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है तुम्हारे पास, तो वो आर्ग्यूमेंट जाके हमारे पास यहां प्रिंट हो जाएगा।
फिर डॉट पैक लगाया। ये जब फंक्शन यहाँ पे लेबल वाला खत्म हुआ, डॉट पैक का मतलब ये हुआ कि इस लेबल को विंडो के साथ पैक कर दो, ठीक है, लेबल को विंडो के साथ अब ज्वाइन कर दो, जोड़ दो। तो ये दो फंक्शन इकट्ठे आते हैं। इसी तरीके से अब मेरे पास एंट्री वेट इज इक्वल्स टू टीके डॉट एंट्री। अब ये जो टेक्स्ट फील्ड हमने बनाई है इसको हम कह रहे हैं एंट्री, ठीक। ये बना लेबल, ये बना टेक्स्ट फील्ड जहां पे यूजर अपना डेटा एंटर करेगा। इस चीज को हम जैसे नॉर्मल अगर HTML कर रहे हैं तो इनपुट कहते हैं, अगर जावा कह रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, या टेक्स्ट फील्ड आता है जावा में भी। अगर स्विंग एपीआई पे, AWD API पे काम किया है आपने, जावा के थ्रू GUI जब हम बनाते हैं तो उसमें हम टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं। यहां पे उसने एंट्री कर दिया लव्स, और हमने उसको दे दिया विंडो सिंगल पैरामीटर कि ये टेक्स्ट फील्ड बनाओ। इसका भी पेरेंट कौन होगा, वही विंडो वाला। और फिर इसको पूरे को हमने असाइन कर दिया एक वेरिएबल एंट्री वेट के अंदर, और फिर इस एंट्री वेट को भी मैंने पैक करा दिया कि यार इसको उठा के विंडो के साथ पैक कर दो। इसी तरह से दूसरा लेबल बनाया और दूसरा हमने एंट्री टिकट बनाई। तो जहां भी मुझे लेबल बनाना होगा मैं सिंपली टीके लेबल कॉल करूंगा, जहां मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए मैंने वहां पे टीके एंट्री करा दी। दोनों को विंडो एज अ आर्गुमेंट्स जाते हैं कि यार पेरेंट विंडो कौन सी है, क्योंकि लेबल है तो टेक्स्ट दिखाएगा, तो यहाँ पे एंटर आ गया। इस तरह इनकी और बहुत सारे फंक्शंस हैं, आगे ऐसे ऐसे एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। फिर अब क्योंकि ये आ गई एंट्री हाइट और एंट्री वेट, जो एंट्री आपने बनाई है टेक्स्ट फील्ड वाली, उसका डेटा उठा के एंट्री लेबल में डाला और एंट्री हाइट में डाला। अब यहां से मैंने उन दोनों को रीड किया। अब जब मैं फंक्शन में आया, अब मैंने फंक्शन में आकर उसको कहा कि भाईजान एंट्री वेट, ये वाला एंट्री वेट रहा, ठीक, इस एंट्री वेट में जाओ, इस एंट्री वेट में जाओ और डॉट गेट करो। अब डॉट गेट भी इसके अंदर डिफॉल्ट मेथड मौजूद है। डॉट गेट भी हजरत अंग्रेज ने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मेथड डाल दिया कि जब आप डॉट गेट करोगे तो जो भी डेटा यूजर ने उसमें दिया होगा वो रीड करके लेकर आ जाएगा। तो मैं यहां से कह रहा हूं यार एंट्री वेट में जाओ, उसका जो डेटा मैंने एंटर किया था रीड करके ले आओ, उसको फ्लोट में कास्टिंग करो और फिर वेट वाले वेरिएबल में असाइन करो। इसी तरह एंट्री हाइट में जाओ, तो ये एंट्री हाइट हमने यहां पे बनाई एंट्री वाली, इसमें जाके डॉट गेट करो, तो इसमें जो डेटा यूजर ने एंटर किया था वो भी रीड करके ले आओ, और फिर उसको हमने फ्लोट में कास्ट कर दिया। कास्ट करने के बाद हमने हाइट वाले वेरिएबल में असाइन किया, और ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, ठीक। ये करने के बाद फिर मैंने यहां पे एक और लेबल बनाया रिजल्ट का, एक और लेबल बनाया रिजल्ट का। तो ये कोड अभी कंटिन्यू रहा, नीचे आ गए, ठीक। तो ये हमारे पास विंडो आ गई, मेन विंडो, ये पहला लेबल आ गया, ये हमारे पास दूसरा लेबल और एंट्री आ गई। फाइनली ये तीसरा रिजल्ट इज इक्वल्स टू टीके स्ट्रिंग वेरिएबल। एक स्ट्रिंग बाहर करके आपने सिंपल लेबल बनाना है। टीके लेबल इज इक्वल्स टू विंडो डॉट टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू रिजल्ट। अब हमने यहां से जो रिजल्ट आया था वो एक वेरिएबल में सेव किया और वो रिजल्ट वाली वैल्यू यहां पे प्रिंट करा दी, फिर इसको भी पैक किया। फाइनली टीके बटन बनाया, ये वाला बटन, ठीक। जिस तरह लेबल टीके लेबल था, टीके एंट्री था, इसी तरह टीके बटन है जो बटन बनाएगा। जब इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, अगेन इसको भी वही चाइल्ड विंडो दे दी, टेक्स्ट दे दिया, कौन सी होगी, कमांड दे दी इज इक्वल्स टू कैलकुलेट BMI। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इसकी कमांड आ गई, तो इसके लिए लफ्ज आ गया कमांड। ये बेसिकली हमारे पास ऑन क्लिक का इवेंट कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है ऑन क्लिक का इवेंट। इवेंट का मतलब ये कि जब यूजर इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करे उसके नतीजे में मैं क्या काम करूं। तो यहां पे हमने बटन बनाया इज इक्वल्स टू, और ये मैंने अपने फंक्शन को कॉल करा दिया। ये फंक्शन कॉल करेगा, अपने यहां से फॉर्म्स का डेटा रीड करेगा और यहां पे आपका आउटपुट जनरेट करा दिया। मैंने डेटा एंटर किया और उसका आउटपुट जनरेट हो गया, ठीक। तो यही सारी चीज अगर मैं करने बैठा टर्मिनल पे तो हम GUI नहीं बनाएंगे, फंक्शन वही होगा, उसको दो वैल्यूज हम इनपुट से रीड करेंगे और प्रिंट करा देंगे बस। लेकिन ये हम बहुत एग्जांपल्स में पीछे भी करते आए, तो अब आगे के जितने मेरे एग्जांपल्स हैं हमने उसमें GUI यूज की है। तकरीबन लॉजिक फिलहाल मैंने सेम रखी है बेसिक। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईमेल फॉर्मेटर करके एक और प्रोग्राम आ गया, ईमेल को फॉर्मेट करके मुझे प्रिंट कराओ। इसके अंदर भी वही किया भाईजान, टिंकर इस्तेमाल किया, डिफाइन करके फंक्शन क्रिएट किया, फॉर्मेट में आ गए, फॉर्मेट में आके हमने कोड दे दिया, तो ये मेरे पास फंक्शन का कोड आ गया, ठीक। अब इस कोड पे मैं भी बाद में आता हूं। फिर मैंने विंडो बनाई,
सेम तरीका, टीके करके विंडो का टाइटल दिया। फिर मेरे पास पहला लेबल आएगा, तो टीके लेबल करके हमने लेबल बनाया। फिर हमें इनपुट टेक्स्ट फील्ड देनी है, तो मैंने टीके एंट्री करके टेक्स्ट फील्ड बनाई। उस टेक्स्ट फील्ड को मैंने एक वेरिएबल में सेव किया एंट्री नेम करके। ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको फिर मैंने आगे फंक्शन में यूज करना है और इसका डेटा रीड करना है। इसी तरीके से दूसरा लेबल बनाया और उसमें एंट्री ईमेल कर दी, ये वाला। इसका भी ये वेरिएबल में डेटा सेव किया कि जो टेक्स्ट फील्ड है वो मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाई और पूरी की पूरी टेक्स्ट फील्ड वेरिएबल को असाइन कर दी। टेक्स्ट फील्ड बनाई टीके करके और पूरी की पूरी टेक्स्ट फील्ड वेरिएबल को असाइन कर दी, ताकि आगे मैं उसको गेट करके उसका डेटा रीड कर सकूं। फिर वही यहां पे रिजल्ट के लिए एक वेरिएबल बनाया, रिजल्ट को लेबल में प्रिंट कराया, बटन बनाया कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, सॉरी कमांड दे दी इज इक्वल्स टू फॉर्मेट ईमेल, तो ये रहा फॉर्मेट ईमेल वाला फंक्शन कॉल करेगा। इस फंक्शन के अंदर जब हम आएंगे तो वो पहले एंट्री नेम में जाएगा, डॉट गेट करो, तो इस एंट्री नेम में जाओ, जो भी यूजर ने वैल्यू दी है वो रीड करो और मुझे लेकर आके इस वेरिएबल में सेव करो। एंट्री ईमेल में जाए, गेट किया, पूरी ईमेल रीड करके ले आओ, सेव करो। फाइनली क्या करना है, फाइनली उसको मैसेज बना के आपने प्रिंट करा देना। तो मैसेज हमने बना के यहां से प्रिंट करा दिया। इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो हमने नेम दिया, ईमेल एड्रेस दी, वो मैसेज यहां पे प्रिंट होकर आ गया। ठीक यही चीज अगर हम कंसोल पे कर रहे हैं तो फिर सिंपल फंक्शन बनेगा, इनपुट की 2 वैल्यूज लेंगे और हम कंसोल पे प्रिंट कराएंगे। कराना सिर्फ फिलहाल प्रिंटिंग है और हमने ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन मैं GUI का इस्तेमाल दिखा रहा हूं कि इसमें हमारे फंक्शंस भी इस्तेमाल हो रहे हैं, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, साथ साथ हम उसको प्रोसेस भी कर रहे हैं और बिल्ट इन फंक्शंस भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, अगेन अनदर कॉमन एग्जांपल। यहां भी वही चीज, भाईजान टिंकर इस्तेमाल किया, डिफाइन फंक्शन किया, कैलकुलेट, मैंने ट्राई और कैच डाल दिया, ट्राई और एक्सेप्ट। मैंने कहा यूजर से कि मार्क्स लो, एंट्री स्कोर पे जाके मार्क्स एंड करो। अब एंट्री स्कोर क्या है, एंट्री स्कोर ये वाली टेक्स्ट फील्ड होगी। अब मुझे पता चल गया कि एंट्री स्कोर ये टेक्स्ट फील्ड होगी। इस टेक्स्ट फील्ड से गेट किया, जो भी यूजर ने मार्क्स दिया उसको मैं इंटीजर में कास्ट किया और मार्क्स वाले वेरिएबल में दे दिया। अब मैंने इफ एल्स लगा के कंडीशन से चेक कर दी कि अगर यूजर के मार्क्स 90 से अबव हैं तो ए ग्रेड, 60 से अबव हैं तो बी ग्रेड, वगैरह वगैरह। ये सिंपल कंडीशंस आ गई। इसी तरीके से एक्सेप्ट वैल्यू एरर, अगर एरर आ रहा है, यूजर ने कोई गलत डेटा दिया, ट्राई ने एरर दिया, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर वही विंडो टीके बनाया, टाइटल दिया, फिर विंडो टीके बना के उसको हमने टाइटल बनाया, लेबल बनाया पहला वाला, लेबल बनाने के बाद उस लेबल के बाद एंट्री बनाई, एंट्री को मैंने एंट्री स्कोर में सेव किया, फिर एक बटन बनाया, रिजल्ट वाला लेबल बनाया और बटन बनाया। कोड मैंने अभी सेम कॉपी पेस्ट करता गया, सिर्फ फिलहाल लेबल चेंज किए। तो ये चारों एग्जांपल्स के अंदर एक्चुअली लेबल्स हमारे पास सेम है। फिर जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास ये टेक्स्ट फील्ड आ गई। जो ही आप अपनी वैल्यू एंटर करके बटन पे क्लिक करोगे तो ये कमांड इज इक्वल्स टू कैलकुलेट ग्रेड वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो ग्रेड वाले फंक्शन को कॉल करेगा, आपका ग्रेड कैलकुलेट करेगा। ठीक इसी तरह से चौथा एग्जांपल, ये भी वही चीज कर रहा है। हमने फंक्शन बनाया, ट्राई एंड कैच में रखा, एंट्री से हमने गेट किया कि भाईजान आपने कितना, आपका बिल आया और आपके पास डिस्काउंट कितना है। ठीक, तो उसकी फाइनल प्राइस कितनी बनेगी। तो हमने वही विंडो बनाई, लेबल बनाया, टेक्स्ट फील्ड बनाई, लेबल बनाया, टेक्स्ट फील्ड बनाई, बटन बनाया, रिजल्ट प्रिंट करने के लिए एक मैंने यहाँ पे लेबल और बना दिया। जो ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा कमांड डॉट अप्लाई डिस्काउंट करेगा, ये फंक्शन पे जाएगा। एंट्री से डॉट गेट करके ये डेटा रीड किया, दूसरा करके आपने डिस्काउंट वाली वैल्यू रीड की, दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करके उसने डिवाइड किया कि भाई डिस्काउंट कितना होना चाहिए, डिस्काउंट आ गया हमारे पास। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। ओके, एग्जाम्पल सिंपल है, सिर्फ GUI का हमने इस्तेमाल किया। इस तरीके से आप इसकी API पढ़े, मैं GUI का कुछ मटेरियल और शेयर कर दूंगा। आगे भी एग्जाम्पल्स में हम जानते आएंगे ताकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स GUI को हम बनाना शुरू करें। लास्ट एग्जाम्पल है, 5 मिनट और, 5 मिनट और, टॉपिक पूरा हो जाएगा वरना रह जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं कि हाउ डू वी क्रिएट अ वेबसाइट विद पाइथन। इससे पहले हमने GUI बनाई हुई है, पाइथन से आप वेबसाइट भी बना सकते हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स पाइथन का कोड आप वेबसाइट पे भी रन कर सकते हो। वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेसिकली हम एक मॉड्यूल यूज करते हैं फ्लास्क, और भी शायद है, मेरे पास कॉमनली फ्लास्क का ही डेटा मौजूद है। तो फ्लास्क लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क कहलाता है।
वेब एप्लीकेशंस और एपीआई इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास फ्लास्क बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत सिंपल सा है। तो अब जब कभी भी आपको वेबसाइट बनानी है पाइथन के थ्रू या पाइथन का डेटा वेबसाइट पे दिखाना है तो हम फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल जितनी भी एआई की एप्लीकेशंस हैं जो वेब पे नजर आ रही हैं वो सारी की सारी पीछे इस तरह से काम करेगी, कोड पाइथन का है, वेब कंटेंट पे नजर आ रहा है। जितनी भी एआई की एप्लीकेशंस हैं दे आर बेसिकली यूजिंग दिस अप्रोच, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मैं अब ज्यादा एग्जांपल्स भी आगे कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन ये इसकी तारीफी कलमात पढ़ लीजिएगा। आपको फ्लास्क इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वीएस कोड में टर्मिनल में गए, पिप इंस्टॉल फास्ट किया जैसे हमने पहले रिक्वेस्ट भी की थी। तो जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका डाउनलोड करेगा नेट से, इंटरनेट होना लाजमी है। आपका फ्लास्क की एपीआई ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही दफा करने की जरूरत पड़ती है। तो हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद अब आ जाता है कि बनाना क्या है, तो हमने एक्चुअली न्यूज वेबसाइट बनानी है, लेकिन मेरे पास न्यूज है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि मुख्तलिफ ओपन सोर्स न्यूज वेबसाइट से डेटा लाके अपने ऊपर दिखाना चाह रहा हूं। फिलहाल मैं एक ही वेबसाइट से डेटा फेच कर रहा हूं, ये कहलाती है न्यूज एपीआई। ये कहलाती है न्यूज एपीआई। ये आपको फ्री एपीआई इंटीग्रेशन देती है। अगेन एपीआई का क्या मतलब हुआ? एपीआई का क्या मतलब? एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। बेसिकली इसका काम यह है कि दो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को, दो मुख्तलिफ सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट कराऊं मैं, ठीक है। तो दो मुख्तलिफ, अभी तो टाइम है 2 मिनट रहता है मेरी क्लास खत्म होने में, जल्दी किस चीज की थी? मुझे लगा टाइम खत्म हो गया, अभी तो ओवर हुआ ही नहीं हो, अभी भी 2 मिनट रहते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट होगा। अभी आराम से चलें, वापस आते हैं, ठीक। तो एपीआई का बेसिक काम ये कि दो सिस्टम्स के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए हम एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा पाइथन का प्रोग्राम एक सिस्टम, हजरत अंग्रेज की कोई वेबसाइट बनी हुई है उस पर काम हो रहा है अलग सिस्टम, दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम से दूसरे के सिस्टम को कनेक्ट करके उसका डेटा रीड करना चाह रहा हूं। इसको हम करने के लिए मुझे बीच में कोई एपीआई चाहिए होगी, ठीक है। इसके लिए रेस्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट आता है। यहां पे हम सिंपल एपीआई रिक्वेस्ट वाली जो लास्ट टाइम वेदर के लिए की थी वही चीज यहां पे हम करेंगे, ठीक। तीसरा, फिर मुझे उसके लिए एक फ्री एपीआई की चाहिए होती है। एपीआई की बेसिकली एक मखसूस कोड होता है जिसके तहत आपको वो परमिशन मिलती है कि आप इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करो, उसका डेटा रीड करो। एक्सक्यूज मी। तो जिस किसी भी वेबसाइट के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो उसके लिए प्राइमरीली हमें दो चीजें चाहिए होती है, उसकी एपीआई की और उसका एपीआई पब्लिक यूआरएल। उसका एपीआई का पब्लिक यूआरएल, पब्लिक यूआरएल तो आसानी से मिल जाता है, पब्लिक ही होता है। एपीआई की हमें खास चाहिए होती है। तो अगर आपने चैट जीपीटी को कनेक्ट करना है, अपना एआई बॉट बनाना है, इंशाल्लाह आगे एक दो एग्जांपल्स में मैं इसमें भी थोड़ा सही कर रहा हूं, कोड सही हो जाए तो फिर बताता हूं। लेकिन ये करना है कि मैं अपना चैट बॉट कैसे बनाऊं। तो अपना चैट बॉट बनाने के लिए हम अपना सिस्टम भी बना रहे हैं, साथ साथ उसको चैट जीपीटी से कनेक्ट कैसे करें। तो चैट जीपीटी आपको ओपन एपीआई देता है, तो हमें यूआरएल ओपन उठाते हैं और की उठानी पड़ती है। अकाउंट लॉगिन करके हम उसकी की लेते हैं, अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, जीओ बना के, चल मेरे भाई काम स्टार्ट, ठीक। तो सबसे पहला काम, आप न्यूज एपीआई पे जाएं या कोई और वेबसाइट। अगेन ये मैंने एक्सेस की थी, गूगल पे गया, फ्री एपीआई वाली मेरे पास सबसे पहली वेबसाइट आ गई, मैंने उसको उठा लिया, ठीक। इसी तरीके से आप कोई और भी उठा सकते हो, गूगल पे सर्च करो यार फ्री एपीआई वाली वेबसाइट मुझे बताओ, न्यूज की तो बहुत सारी आ जाती है। आई थिंक बीबीसी भी देता है, गार्डियन भी देता है, सीएनएन भी देता है, शायद अल जजीरा भी देता है। पाकिस्तानी वेबसाइट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स आपको ओपन एपीआई दे रही होती है। इस वेबसाइट पे गए, यहां पे जाके सबसे मेन ऊपर ही आता है गेट एपीआई की का बटन। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपसे पहले बोलेगा यार रजिस्टर करो, बगैर रजिस्ट्रेशन के मैं की नहीं दूंगा। तो वही यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, ईमेल दिया, लॉगिन किया, फिर रजिस्टर करके ये उसने आपको एपीआई की दे दी, ठीक। तो ये एक मखसूस कोड है जो बेसिकली हमें चाहिए, बस इसको वो की कहता है। मींस ये मखसूस पासवर्ड के थ्रू ही आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे, इसको वो एपीआई की कह रहा है, ऐसे डायरेक्टली नहीं। तो ये की मुझे कॉपी करनी है, फिर मैं आ जाऊंगा अपने कोड के अंदर। कोड में आ गया, मैंने फाइल बनाई news.python की जो भी बनाए, फ्रॉम फ्लास्क हमने कह दिया इंपोर्ट करो फ्लास्क को, और उसका रेंडर टेम्पलेट करके एक पैकेज है वो हमने इंपोर्ट किया।
इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट वाला पहले भी हम यूज कर चुके थे वेदर के अंदर। इस रिक्वेस्ट के थ्रू मैं एपीआई को कनेक्ट करता हूं, ठीक है। और फ्लास्क हमने यूज किया हुआ है वेबसाइट को इंटीग्रेट करने के लिए। फिर हमने इसका कोड उसने लिखा हुआ है, ऐप इज इक्वल्स टू फ्लास्क का एक नाम बनाया, फ्लास्क की समझो एप्लीकेशन उसने स्टार्ट की और वो असाइन कर दी इस ऐप वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो फ्लास्क का एक फंक्शन कॉल किया, उसको एक आर्ग्यूमेंट दे दिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम करके, जो डिफॉल्ट नेम आप कोई भी दे दो वो उठा के उसके इसने ऐप पे फंक्शन बना के ऐप पे दे दिया। फिर एपीआई की का वेरिएबल बनाया, आपने एपीआई की यहाँ पे पेस्ट की, फिर आपने डिफाइन आ गया होम का फंक्शन। इस फंक्शन में सबसे मेन चीज यूआरएल। तो कोई भी वेबसाइट से डेटा रीड करने के लिए मैंने कहा यूआरएल, ये पब्लिक यूआरएल आ गया हमारे पास, और एपीआई की, ये यूआरएल भी वेबसाइट से कॉपी हो जाएगा और एपीआई की भी आ जाएगी। तो आगे यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन से उसने इस एपीआई की को यहाँ पे रिप्लेस करा देता है। जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे एपीआई की आ जाएगी। फिर उसने वही चीज हमने की है जो हमने लास्ट टाइम भी की थी, हमने कहा रिक्वेस्ट में जाओ डॉट गेट यूआरएल करो। तो ये जो रिक्वेस्ट वाला वेरिएबल हमने ऊपर यूज किया था, इसके थ्रू हम एपीआई को कनेक्ट करते हैं। तो हमने अब उसको कह दिया कि भाईजान ये वाला रिक्वेस्ट में जाओ, रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल। तो अब इसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है गेट यूआरएल का, उसको एक आर्ग्यूमेंट देना है यूआरएल का। यूआरएल ये रहा मेरे पास, मैंने वेरिएबल में सेव कराया हुआ, मैंने इसको पास कर दिया। तो ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, उस यूआरएल से कनेक्ट करेगा, एपीआई की ऑलरेडी इसमें आ गई तो एपीआई की के थ्रू उसमें से कनेक्ट करके रिस्पॉन्स लेकर आ जाएगा जैसे कनेक्शन सक्सेसफुल रहा। फिर हमने उसको कहा रिस्पॉन्स, तो जो कनेक्ट किया, कनेक्शन होने के बाद वो रिस्पॉन्स का पैकेट आता है हमारे पास। जाहिर सी बात है, मैंने किसी यूजर से जब कनेक्ट करता हूं ना तो उसका एक हैंडशेक होता है टेक्निकली, और डेटा रिटर्न होता है कि हाँ कनेक्ट हो गया। तो ये रिक्वेस्ट मेथड उस सर्वर से कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके रिटर्न में हमारा जवाब लाके देगा, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं यार वेबसाइट के साथ कनेक्ट करो और मुझे वापस आके बताओ। तो वो वापस आके बता रहा है, तो जब वापस आके बता रहा है तो रिटर्न टाइप में मैंने एक और वेरिएबल डाल दिया यहाँ पे रिस्पॉन्स करके, ये मैंने अपना वेरिएबल बना दिया कि जो भी कनेक्शन होगा उसका रिस्पॉन्स मेरे पास आ जाएगा। उसूलन मुझे यहाँ पे वैलिडेशन करनी चाहिए, अभी हम नहीं कर रहे, मैंने कोड को थोड़ा सिंपल रखा हुआ। इस रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आएगा वो जेसन की फॉर्म में आता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में डेटा हमारे पास की कॉलन वैल्यू की फॉर्म में सेव होता है, ठीक। वो वैल्यू को उठाया और मैंने वो रिस्पॉन्स को डेटा के अंदर फिर एक और वेरिएबल में दे दिया, क्योंकि पहले रिस्पॉन्स में मुझे सर्वर का बहुत सारा डेटा आ रहा था, तो वो सारा डेटा उठाया और मैंने कहा नहीं अब इस डेटा को ना जेसन की फॉर्म में ले आओ की और वैल्यू के अंदर। तो जो सर्वर ने बहुत सारा डेटा भेजा ना, कनेक्शन के बाद न्यूज आई, तो अब इतनी सारी न्यूज को प्रोसेस करना मुश्किल है, तो हमने उसको, हम कहते हैं कि यार इसको पहले तो जेसन फॉर्म में ले आओ। जेसन में इसीलिए ताकि मेरे पास की और वैल्यू फॉर्म में डेटा आ जाए। फिर हमने उसमें से एक्सट्रैक्शन की कि यार अब डेटा में जाओ, गेट करो आर्टिकल्स, जितने आर्टिकल्स हैं वो गेट करके मैंने ये लिस्ट बना दी और इसको अभी हम रीड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद HTML का पेज बनाया। अब हमने HTML का पेज बनाया, इस HTML के पेज को हमने दिया न्यूज ऐप news.html करके मैंने सेव किया हुआ, ठीक। इसके अंदर स्टैंडर्ड स्टाइल दे दिया, स्टाइल को आप चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैंने डिफॉल्ट जो स्टाइल हमारे पास आया वही रखा। हेडिंग दे दी। अब यहां पे पाइथन के कोड को इंटीग्रेट करने के लिए ये वाली लाइन आ गई, ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज साइन और फिर परसेंटेज साइन ब्रैकेट क्लोज। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पाइथन का कोड है। इसमें मैंने लिखा फॉर आर्टिकल, वो आर्टिकल जो मैंने जेसन अपनी पाइथन वाली फाइल में दिया हुआ था, इन आर्टिकल्स, तो मैं अब उसको लिस्ट कर रहा हूं क्योंकि वो डेटा सारा लिस्ट फॉर्म में आया। अब मैं उसको एक एक आर्टिकल को रीड कर रहा हूं, डिफ टैग बनाया और उस आर्टिकल का मैं डेटा उठा रहा हूं। तो फिर इफ आर्टिकल डॉट यूआरएल टू इमेज, अब ये थोड़ा सा हमें पे पढ़ना पड़ता है कि यार वो जो डेटा मेरे पास रिटर्न हुआ है उस जेसन के अंदर वैल्यू क्या है। तो मैंने कहा मैंने कोड को फिलहाल सिर्फ सिंपल रखा हुआ है, वरना फिर हम एक्चुअली जेसन को पूरा ओपन करते हैं, पहले पूरे जेसन को प्रिंट कराते हैं ताकि मुझे पता चले कि डेटा किस फॉर्म में आया। तो वो चीज हम पहले ही करके मैंने उसमें से सिर्फ की वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली। जेसन में जो डेटा स्टोर होता है हम कहते हैं की कॉलन वैल्यू की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल की आ गई मेरे पास, नेम कॉलन इज इक्वल्स टू जिशान आ गया, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सब्जेक्ट आ गया, कॉलन मैंने कह दिया पाइथन। ये हमारे पास बन जाता है की और वैल्यू पेयर का डेटा। एक बना नेम, की बना, उसकी वैल्यू आई जिशान।
नेम बना सब, उसकी वैल्यू आई पाइथन। ये डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास सेम एज डिक्शनरी है। तो अगर पाइथन की डिक्शनरी समझ में आई तो डिक्शनरी के अंदर भी हम की और वैल्यू पेयर के तहत डेटा सेव करते हैं, सेम तरीके से डेटा वो आया। तो हमें अब उस जेसन में से डेटा पढ़ने के लिए कीज का पता होना चाहिए, यार की कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल की हुई है, पता नहीं न्यूज में कौन सी की हुई हो। तो हम एक्चुअली उस जेसन को पहले प्रिंट करा देते हैं, उसमें बड़ा चौड़ा डेटा आ जाता है, वहां से की निकाल लेते हैं। तो ये मैंने उसमें से की निकाली हुई है। ये वाली, सॉरी, आर्टिकल, जो आर्टिकल आया है .url टू इमेज, तो एक की बनी हुई है उस इमेज की। इसी तरह से एक की बनी हुई है टाइटल की, तो टाइटल के अंदर ऑटोमेटिकली टाइटल लिखा होगा। इसी तरह से की बनी हुई है न्यूज के डिस्क्रिप्शन की, तो हम कहा आर्टिकल में जाओ, उसका डिस्क्रिप्शन ले आओ। फिर एक आर्टिकल के अंदर उस इमेज का यूआरएल बना हुआ है, वो उठा के हमने एम्बेड करा दिया है हमारे कोड के अंदर। यहां पे भी अगेन एम्बेड कराने के लिए हम डबल ब्रैकेट्स का साइन यूज कर रहे हैं वेरिएबल प्रिंटिंग के लिए। पाइथन में अब बेसिकली लॉजिक ये है कि हमने पाइथन का कोड अलग किया, उससे डेटा रीड किया, डेटा को वेरिएबल में स्टोर किया, HTML का पेज बनाया, उसको लिंक करने के बाद हम अब उस HTML में जहां जहां मुझे वो पाइथन का डेटा प्रिंट कराना है ना, मैं वो वेरिएबल की वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूं। जहां जहां मुझे वो वेरिएबल की डेटा इस्तेमाल करना है, मुझे वो वैल्यू भी इस्तेमाल करना है। अब पाइथन को HTML में डालने के लिए हमने पहले यूज किया ब्रैकेट परसेंटेज साइन, क्योंकि यहां पे लूप आ रहा था, ये पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने डबल एंगल ब्रैकेट्स यूज किए। क्यों? क्योंकि रिमेंबर पाइथन में भी एक्सप्रेशन के तौर पे करली ब्रैकेट इस्तेमाल होते हैं। तो यहां तो एक करली ब्रैकेट्स डिफॉल्ट में पाइथन का आ गया, दूसरा जो करली ब्रैकेट है वो उस एक्सप्रेशन का आ गया कि आपने जो वेरिएबल के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से जहां भी आपका HTML है वो HTML का कोड आएगा, उसके अंदर मुझे पाइथन का डेटा प्रिंट करना है तो मैं डबल ब्रैकेट्स लगा के वेरिएबल नाम दे दूंगा, तो पाइथन की जो फाइल का डेटा रीड होकर आया था वो वहां पे प्रिंट होकर आ जाएगा। जब इसको आप एग्जीक्यूट करने जाओगे, एग्जीक्यूट में वापस पाइथन वाली फाइल मैंने ओपन की है, ठीक, जो मेरी news.python फाइल थी उसको मैंने रन पाइथन फाइल किया। मैं HTML को नहीं चलाऊंगा, मैं रन पाइथन फाइल करके चलाऊंगा। जब आप रन पाइथन करके चलाओगे तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने फ्लास्क किया हुआ है, तो ये फ्लास्क आपका क्या करेगा कि नीचे लोड करेगा और आपको यहां पे किधर एक URL दे देगा, आपके सर्वर का एड्रेस। ठीक है, मेरे सेंस में 127.0.01 ये डिफॉल्ट लोकल होस्ट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और ये पोर्ट नंबर आ गया हमारे पास। ये URL उसने यहां पे प्रिंट करा दिया। मैंने ये URL कॉपी किया, ब्राउजर पे गए और हमने URL यहां पे किया पेस्ट। ठीक है, तो मेरे पास मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। HTML के थ्रू हमने इमेज रीड की, इसका टाइटल आ गया, उसकी न्यूज की डिस्क्रिप्शन आ गई, रीड मोर का बटन आ गया। ऑब्वियसली अभी मैंने इसमें CSS नहीं की, तो ये पूरे पूरे पेज पे हर न्यूज बड़ा बड़ा कार्ड बन गया है। कार्ड्स को आप छोटा करके CSS की डिजाइनिंग, HTML की डिजाइनिंग आप जैसे चाहे वो करना चाहो। जैसे स्क्रॉल करते जाओगे सारी न्यूज फीड्स वो लाता रहेगा। कितनी न्यूज आनी चाहिए ये भी हमने नहीं डाली, मैंने कहा मैंने कोड सिंपल रखा हुआ है, तो बहुत सारी लेकर आ रहा होगा। ये मैंने स्क्रॉल करता गया, बहुत सारी न्यूज थी, तो ऊपर भी न्यूज आ गई रीड मोर की, इसके बाद भी कार्ड बना होगा जिसके अंदर न्यूज चली जा रही हो। ठीक, लेकिन फिलहाल छोटा सा एग्जाम्पल कि पाइथन से डेटा जेसन में रीड किया, वेरिएबल में स्टोर किया और वेरिएबल्स को उठा के मैंने HTML में जाके जहां जहां डेटा मुझे चाहिए था डायनामिक, वहां डायनामिक डेटा मैंने प्रिंट करा दिया। अब पेज एक ही बनाए, 100 न्यूज होंगी तो वो 100 न्यूज के पेजेस जनरेट होते रहेंगे, 1000 न्यूज होंगी तो 1000। HTML का कोड उतना ही रहेगा, वो डायनामिकली कार्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। HTML का कोड एक ही है, एक ही डिफ टैग है, उसमें कंटेंट अब लूप के अंदर हमने लगा दिया था। तो लूप लगाने के लिए ब्रैकेट परसेंटेज हमने लगाई थी कि यार जितनी न्यूज आती जा रही है तुम लूप चलाते जाओ। ठीक, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल देखिएगा, रन करके चेक कीजिएगा, फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो इंशाल्लाह इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे और करेंगे। जैसे GUI के किए हैं तो वेब के करेंगे, तो होपफुली बात थोड़ी और समझ में आ जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में विल ट्राई टू डिस्कस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और फिर उसके एग्जाम्पल्स करेंगे वेब के साथ कि हम किस तरह से काम करते हैं। एनी क्वेश्चन?